हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे अप्रैल सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें एक कंप्रीहेंसिव वे में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब मिल जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। आज 25 अप्रैल को मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। कल ही आपको थर्ड वीक के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। जो हमारा सेकंड टेस्ट है ये अपलोड कर दिया गया है और आपको आज ही सेकंड टेस्ट का एनालिसिस या कल सुबह आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि क्या सेफ अटेम्प्ट रहता है इस टेस्ट का। ये स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ गार्ड सब एग्जाम्स का है। साथ ही साथ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, इसका टेस्ट भी आप लोगों को 2 अपलोड हो चुके हैं और साथ ही साथ जो तीसरा टेस्ट है जल्दी मिल जाएगा। इनके अगर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स चाहिए जिसमें पटवारी इलेक्शन असिस्टेंट भी है तो आप लोग SSS की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप प्ले स्टोर पे जाके। वहां पे आप लोगों को एक कंपाइल्ड वे में सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, PDF और जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो एक ही में मिल जाएंगे और वो सारा आप लोग आसानी से वहां पे अवेल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट आप लोगों का और लूंगा। बहुत जल्दी अभी तक आप लोगों ने देखा है कि जो बात की जा रही है VLW की 1500 वैकेंसीज की, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर कोर्स जो है वो मिल जाएगा जल्दी ही। जिस दिन हमारा अवेलेबल जो सिलेबस अवेलेबल होगा उस दिन हमारी यूट्यूब पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हम लोगों को एक प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस में अगर क्लासेस चाहिए तो आपको बता दूं ये कोर्स हमारी ऐप पे लाइव हो जाएगा बहुत जल्द, जिसमें जो पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आपको सारा का सारा जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो भी चीज़ें अगर नए सिलेबस में ऐड ऑन होती है तो वो आपको उसमें मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग ये चीज़ों को करेंगे। और अगर आप लोग जम्मू से हैं आप लोग हमारी लाइब्रेरी में आ सकते हैं। यहाँ पे ये एड्रेस आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने देखो। इस पूरी वीडियो में 5 से 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको कंफर्म किसी ना किसी पेपर में दिखेंगे। उसको मैं अलग से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूँ वो कर दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में एक कंपनी ने एक MOU साइन किया है इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ, जिसके तहत कोशिश की जाएगी जो सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है हमारे, जो नॉर्मल आप लोग एयरक्राफ्ट देखते हैं जिसमें हमारे पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, उसे MMTT यानी कि मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बनता है कि किस कंपनी ने ये MOU साइन किया है। तो मैं आपको बता दूं ये किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, यानी कि HAL ने किया है इजराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है इसके साथ एक टाई अप। अब होगा क्या मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। ये किसका पार्ट है, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत की अगर मैं बात करूं तो आत्मनिर्भर भारत के लिए ही यहाँ पे चीजें जो है वो की गई हैं। अब होगा क्या, देखो HAL क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा सिविल एयरक्राफ्ट को किसमें, ये करेगा मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में। अब ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा एयरक्राफ्ट है जो यूज़ किया जाएगा कन्वर्जन टू टैंकर्स में, तो उसका नाम भी याद रखना, वो है बोइंग 767 पैसेंजर एयरक्राफ्ट। तो इसे कन्वर्ट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा किसमें, अब आपको इसी में बता दूं एक शॉर्ट फॉर्म और याद रखना, मार्स जो कहा जाता है ना, वो मार्स क्या है, तो मार्स है आपका मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम। तो ये याद रखना, बस आपसे 2 चीजें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, किस कंपनी ने किया है तो हाल ने किया है, किसके साथ किया है IAI के साथ किया है, जो हमारे सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उन्हें मल्टी मिशन टैंकर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। बस आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, 2 से 3 तरीके से पूछे जाते हैं। पेपर में क्या है देखो मैं बता देता हूँ, ये 9th एडिशन था। पेपर में पूछा जाएगा इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हुई है जिसे मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं, वो उसका नाम क्या है। या फिर आपको ये पूछा जाएगा कि खंजर एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करता है। दोनों चीजें याद रखना है, पहला किसके साथ होता है, किर्गिस्तान के साथ है ये, इसको कजाकिस्तान के साथ कंफ्यूज मत करना। आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इंडिया कजाकिस्तान के साथ कौन सी करता है। देखो बहुत बार कंफ्यूजन होती है किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में। किर्गिस्तान के साथ कही जाती है खंजर,
अब एग्जामिनर को अगर इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है तो वो क्या कर देता है, वो आपसे पूछ लेगा कि ये हुई कहाँ पे है। तो ये भी याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के जो जगह है बकलो, वहां पे हुई है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। खंजर 2022 बखलो में हुई है, स्पेशल फोर्सेस का ट्रेनिंग स्कूल है, वहां पे हुई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली रिलीज किया है गोइंग वायरल म्यांमार वाइल्ड लाइफ ट्रेड एक्सलेट्स ऑनलाइन 2021 रिपोर्ट। अब हुई क्या है, ये रिपोर्ट इतनी हाईलाइट क्यों हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ। जितना भी अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में, ठीक है, जो इलीगल है वाइल्ड लाइफ ट्रेड, वो 74% इंक्रीज हुआ है। 74% बहुत बड़ा नंबर होता है। वो इंक्रीज हुआ है 2020 से लेकर 2021 में। किस जगह में? म्यांमार में। तो एक स्पेशल रिपोर्ट आई है, किसके द्वारा की गई है, तो ये आपको बता दूं, ये की गई है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। अब आपके जो सिलेबस में एक टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसमें आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंटरनेशनल का कहाँ पे है, तो आपको इनके याद रखने हैं। ये जो न्यूज़ में आती है ना, इन्हीं के आपसे पूछे जाते हैं। अब वर्ल्ड वाइड फंड की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक रिपोर्ट को अभी हाल ही में रिलीज किया है जो काफी वायरल हो रही थी, जिसका नाम भी गोइंग वायरल है, म्यांमार वाइल्ड लाइफ ट्रेड एक्सेलेट्स ऑनलाइन 2021। इसमें यह लिखा गया था कि जो ऑनलाइन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है म्यांमार में, वो 74% बढ़ गया है 2020 से 2021 के बीच में। तो ये आप लोगों को पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जो आपको लोगों का सिलेबस है ना, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, ये सब इन्हीं में ये क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से। नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज रैंक अमंग टॉप 100 अंडर इंजीनियरिंग and technology category in 12th edition of QS World University Ranking by Subject 2022। देखो QS World University Ranking हर साल आती है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कौन सा हमारे इंडिया से इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप 100 में हैं, तो आपको बता दूं 2 हैं टोटल। पहला कौन सा है? एक तो IIT बॉम्बे, एक IIT दिल्ली। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में क्वेश्चन अगर इस तरीके से फ्रेम हो कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज कौन सा है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन बना जाएगा तो याद रखना वो होगा IIT बॉम्बे, क्योंकि इसका रैंक है यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो IIT बॉम्बे का रैंक है 65th और IIT दिल्ली का रैंक है यहाँ पे 72nd। तो ये 2 चीजें याद रखना, दोनों इसके टॉप 100 में तो हैं ही हैं। आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, एग्जाम में ये दोनों चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये तो पहली चीज याद रखना, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये जो रैंकिंग्स हैं ये पूछी जाती हैं बहुत बार पेपर में, आप लोगों ने देखा होगा, और ये रैंकिंग्स बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट्स भी देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम बात करें, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेटा, इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स क्रॉस द डैश मार्क इन फाइनेंशियल ईयर 2022 विच इज हाईएस्ट एवर फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये क्वेश्चन को आप लोग मार्क करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन क्या मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो डेटा दिया है उसमें ये कहा गया है कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है, अब देखो वर्ड पे ध्यान रखना, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट, इसने कौन सा एक बेंचमार्क क्रॉस किया, यानी कि कितने अमाउंट का ये क्रॉस किया, तो ये किया गया 50 बिलियन। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें शुगर आता है, आपका राइस है, वीट है, बहुत सारे अदर सीरियल एक्सपोर्ट किए गए हैं। लेकिन जो यहाँ पे चीज़ है वो ये है कि आज से पहले ये कभी नहीं हुआ। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी, 50 बिलियन का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट को लेके ना इंडिया इस बार बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, एग्रीकल्चर में तो चलो हम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा बेंचमार्क पहली बार हुआ है। अगर बात करें डिफेंस की, तो इंडिया इस बार डिफेंस पे भी पूरी कोशिश कर रहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ों को, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने बहुत बार आपको बताया है और मैं हर लेक्चर में आपको रिपीट करता हूँ, ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस हमने बेची है किसको? फिलीपींस को। पहली कंट्री बनी है फिलीपींस। कितने में बेची है ये अप्रॉक्सीमेट 350 मिलियन में हम लोगों ने बेची है। और ब्रह्मोस ही टेस्ट फायर हो गई थी गलती से पाकिस्तान। उसके बाद से फिलीपींस ने भी इंडिया को कहा था कि आपके एंड से ये चीज़ें जो है मिसफायर हुई है, तो क्या ये चीज़ें हैं? तो इंडिया ने वहाँ पे भी बताया कि नहीं, प्रॉपर सारी चीज़ें यहाँ पे है, मिसफायर हुई है, ग्राउंड लेवल में हुई है, इसमें मिसाइल की कोई गलती या मिसाइल में कोई फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इस लेवल पे चल रही हैं। तो आपको बता दूं ये चीज़ याद रखना, क्योंकि डिफेंस का भी टारगेट है कि इस बार एक्सपोर्ट में हम लोग करें।
तो ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए भी। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट की अगर बात की जाए, अभी हाल ही में MD CEO किसे बनाया गया है, DCB बैंक का, रिजर्व बैंक के द्वारा 2 साल का इन्हें जो है टेन्योर इनका होगा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मुरली M नटरंजन। तो इन्हें बनाया गया है MD CEO DCB बैंक का। इससे पहले ये जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के भी और सिटी बैंक के भी रह चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं, तो इनका नाम यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखना, ऐसे इंडिविजुअली याद रखो बहुत मुश्किल होगा। वीकली लेक्चर्स में हम लोग कोशिश करते हैं हफ्ते में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको यहीं पे कवर कर दे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे की अगर मैं बात करूं, इस बार ये जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 7 अप्रैल के दिन। और अगर हम बात करें कि कौन इसे करता है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही जो है फाउंडिंग डे हो, अगर मैं आपको बताऊं एनिवर्सरी होती है, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और इसी दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 में ये बनाया गया था। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है? थीम हर बार पेपर में आती है, बहुत बार हम लोगों ने KS का पेपर में भी देखा था, एक क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था और वो क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया था, कवर किया हुआ था। तो ये अगर आप लोगों ने पेपर देना तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आर प्लैनेट आर अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली चीज। और ये कब डिसाइड किया गया था कि हर साल मनाया जाएगा? 1948 में तो WHO बनाया गया था, लेकिन ये वर्ल्ड हेल्थ डे की अगर हम बात करें तो जो सेकेंड एनिवर्सरी थी, यानी कि 1950 में ये डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग डे पे। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे 1950 में, यानी कि 7 अप्रैल 1950 में शुरू हुआ था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो, अब आप लोगों ने बहुत बार पेपर में देखा होगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है स्कीम्स के बारे में, फिर वो आपकी जो है उज्ज्वला स्कीम हो या बहुत सारी कोई भी स्कीम आप लोग देख लो। अगर यहाँ पे आप लोगों ने पेपर में देखा हो सौभाग्य, ये जितनी भी, होता क्या है पेपर में स्कीम वही आती है जो न्यूज़ में होती है। और न्यूज़ में अभी रिसेंटली मुद्रा स्कीम थी। क्यों? क्योंकि मुद्रा स्कीम ने अपने 7 साल पूरे कर दिए हैं। किस डेट को? 8 अप्रैल 2022 को। मुद्रा की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी जो है ये शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी 8 अप्रैल 2022 में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है टू फंड द अनफंडेड। अब आपका होमवर्क क्या है? अब आपको मुद्रा स्कीम के बारे में जितनी भी डिटेल है ना, उसको एक बारी बस गो थ्रू करना है, नोट मत करना बेशक, बट पढ़ लेना, हो सकता है आपके यहाँ पे पेपर में देखने को मिले। अब ये जो उस समय आया था सबके साथ सबका विकास, उसका एक पार्ट के रूप में ये लॉन्च की गई थी, तो ये चीज याद रखना। मुद्रा जो है 7 साल इसको पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अभी हाल ही में कंट्रीब्यूट किया है एक अमाउंट को, किसमें? यूनेस्को फंड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स 2022 में ये जो है यहाँ पे फंड किया गया है। कितना अमाउंट किया गया है? तो देखो 72,000 के करीब $US जो है यहाँ पे फंड किए गए हैं। अब पिछले साल अगर मैं बात करूँ 2021 में कितने किए गए थे, तो वो किए गए थे $28,172 US। पेपर में ये क्वेश्चन में आपसे अमाउंट नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एक पूरा कन्वेंशन है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम भी आप लोग याद रखना, ये है यूनेस्को एंटी डोपिंग कन्वेंशन, जिसका इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है, यानी कि इंडिया इसका एक मेंबर है। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इंडिया यहाँ पे जो है अपने एंड से कंट्रीब्यूट करता है अमाउंट, जिसके तहत कोशिश की जाती है कि जो स्पोर्ट्स है उसमें से डोपिंग को एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने कहा है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट एंड गेमिंग एंड कॉमिक, जिसे हम AVGC कहते हैं, इसके तहत इसके लिए एक प्रमोशन टास्क फोर्स जो है वो लॉन्च की गई है। अब ये फोर्स को हेड कौन करेगा?
देखो पहला पॉइंट तो आपको एवीजीसी की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। जो आपके पेपर में एब्रीवेशंस पूछी जाती है ना, खासतौर पे कंप्यूटर सेक्शन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि एवीजीसी क्या है। यहाँ पे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई गई है। अब इस प्रमोशन टास्क फोर्स को लीड कौन करेगा, तो उनका नाम है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अपूर्व चंद्र। ठीक है, अपूर्व चंद्र जो है वो इसे लीड करेंगे। अब कोशिश की जाएगी कि ये जो टास्क फोर्स है ये अपना फर्स्ट एक्शन प्लान जो है वो विद इन 90 डेज आके फ्रेम करेंगे एज अ नेशनल एवीजीसी पॉलिसी। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लीड कौन करेगा, वो होंगे अपूर्व चंद्र, ये आईएएस ऑफिसर हैं, ये लीड करेंगे। अब कई बार आप लोगों ने देखा है पेपर में आपको फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं, और फेस्टिवल वही आता है जो रिसेंटली आपका मनाया गया हो पिछले 2-3 महीने में। जैसे मान लीजिए जून या जुलाई में एग्जाम होगा, तो जो मार्च अप्रैल में फेस्टिवल मनाए गए ना जो न्यूज में थे, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नेचर फेस्टिवल मनाया जाता है सरहुल, ये मनाया जाता है, ये एक न्यू ईयर की बिगिनिंग। आप लोगों को पता है, देखो ये 4 अप्रैल को, 13 अप्रैल को बहुत जगह पे बहुत सारे रूप में मनाया जाता है। जैसे बैसाखी मनाई जाती है पंजाब में एज अ न्यू ईयर, हार्वेस्टिंग मंथ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, जो सरहुल है ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो ऑब्जर्व करती है एज अ न्यू ईयर। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट है, तो ये है झारखंड। झारखंड हर साल 4 अप्रैल को अगर मैं बात करूं तो सेलिब्रेट करती है सरहुल फेस्टिवल। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये चीज याद रखना, ये झारखंड का फेस्टिवल है। अब बेसिकली ये जो है ये 3 दिन का फेस्टिवल होता है, जो 3rd डे ऑफ चैत्र, यानी कि जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो चैत्र महीना होता है उसमें ये शुरू कर दिया जाता है। 3 दिन का पूरा एक फेस्टिवल चलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। पहले आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ट्राइबल फेस्टिवल है और कौन सी कम्युनिटी है जो मनाती है। अगर ट्राइबल की बात करूं तो मुंडा कम्युनिटी जो है, हो ट्राइब हो गई, या ओरान ट्राइब। अब पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये ट्राइब्स कहाँ से हैं। ठीक है, ओरान ट्राइब, मुंडा ट्राइब और हो ट्राइब जो है ये फेस्टिवल मनाते हैं झारखंड रीजन की जो है। अब साल ट्री जो है उसकी पूजा की जाती है, ये ज़्यादा डिटेल में आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको बस यही याद रखना है कि कौन बनाता है। अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसने पार्टनरशिप करी है सोशल अल्फा के साथ, जिसके तहत वो फंड करे टू फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू टैकल फूड लॉस एंड वेस्टेजेस। देखो जितने भी फूड लॉस वेस्टेजेस जो है ना, इस तरीके के जब क्वेश्चन बन जाते हैं ना, जो आपके कहीं अगर हम बात करें ग्रीन एनर्जी या फिर रिसाइकिल करने को चीज़ों को, या प्लास्टिक न्यूट्रल कौन बन रहा है, कार्बन न्यूट्रल कौन बन रहा है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन सा बैंक है जो कर रहा है, वो है डीबीएस बैंक। अभी हमने डिस्कस भी किया यहाँ पे। अब सोशल अल्फा कौन सी कंपनी है, क्या ये कोई बाहर की कंपनी है, तो ऐसा नहीं है, ये बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है, टू टैकल फूड लॉस और वेस्टेज। अब अगर मैं पूछूं कि प्लास्टिक फ्री कौन सी बनी है, यानी कि प्लास्टिक न्यूट्रल कौन सी बनी है 100%, जो जितना प्लास्टिक यूज करती है उतना ही, या फिर उतना ही ये वापस क्या कर देती है, रीयूज भी कर लेती है, तो ये कौन सी बनी थी अभी हाल ही में, ये बनी थी डाबर। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स का एक यूनिट है, ये सदर्न कमांड की इन्होंने अपना 247th कॉर्पोरेट डे बनाया गया। अब आप लोग सोचेंगे 247 इतना पुराना डे कैसे हो सकता है, यहाँ पे आज़ादी को भी अभी 75 साल हुए हैं। तो देखो ये बहुत पुराना है, सदर्न कमांड का है, सेलिब्रेट करते हैं इसको हर साल। पहली बार किया गया था 1775 में। ठीक है, 1950 में हम लोग यहाँ पे अगर मैं बात करूं रिपब्लिक हुए थे। पहले इसको इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन 1950 में जब इंडिया रिपब्लिक हुई तो इंडिया जो वर्ड था वो हटा दिया गया है। अब इसे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के नाम से जाना जाता है। तो कब होता है इनका फाउंडेशन डे, या फिर ये कब सेलिब्रेट करते हैं इसको, तो ये सेलिब्रेट करते हैं 8 अप्रैल को। कब पहली बार किया गया था, 1775 में पहली बार किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में UIADI, अब UIADI की फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको आई होप पता होगी। इसकी फुल फॉर्म है आपकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो किस पे काम करती है, जो आप लोगों ने आधार, जितने भी आप लोगों के पास आधार है। अब है क्या क्वेश्चन, वो देखो UIADI ने साइन करा है MOU विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर
ISRO to develop Bhuvan Aadhaar portal to provide information and location of Aadhaar centers across the India. अब पेपर में क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट ना इस तरीके से आ जाता है, या तो UIADI में पूछा गया है बहुत बार पेपर में, I स्टैंड्स फॉर, D स्टैंड्स फॉर, U स्टैंड्स फॉर, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो जो UIADI है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो देखो जो NRSC है यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है इसरो का, ये कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाए। देखो ये एक NRSC इसरो जो इनका ये सेंटर है, ये कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब भुवन आधार पोर्टल जो होगा इसमें क्या होगा, जितने भी आधार सेंटर्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ पे, क्योंकि आज की डेट में आप लोगों ने भी देखा होगा हर किसी के आधार सेंटर में आधार में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सोल्यूशन के लिए आधार सेंटर्स ही नहीं मिलते। पहले तो बेंच में बिठा देते थे, अब अलग अलग सेंटर्स बन रहे हैं प्रॉपर। अब UIADI पे अगर पूछा जाए कि UIADI के इस समय CEO कौन है, तो उनका नाम भी याद रखना, उनका नाम है सौरभ गर्ग। आज की डेट में जब हम लेक्चर बना रहे हैं तब, मे बी जब आप बाद में कभी देखें चेंज हो जाए। कब बनाया गया था ये ऑर्गेनाइजेशन, 2016 में बनाया गया था। ये एक अलग से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, जो आप लोग कह रहे हैं ना साइंस एंड टेक में क्या पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक में ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, अभी हाल ही में इंडिया का पहला कौन सा ऐसा इंडिजिनसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक जो अभी एक नी बनाई है, जिसका नाम आप लोग देख सकते हैं रखा गया है कदम। अब दोनों चीजें याद है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो बनाई गई है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कदम। बनाया किसने है ये भी याद रखना है, तो ये बनाया गया है IIT मद्रास के बाद, इंडिया का पहला है। और जब भी आप लोग ये वर्ड देखते हैं ना, ये अपने आप में ही क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट कर देता है। अब इंडिजिनसली की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं, एक तो आ गया आपका निर्भय क्रूज मिसाइल। ये क्या है, निर्भय क्रूज मिसाइल, ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड है DRDO के द्वारा। और दूसरी क्या है, दूसरा आता है आपका INS विक्रांत। ये पक्का किसी ना किसी पेपर में तो आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर जो है कौन सा है, इंडिजिनसली डेवलप्ड। और हार्डली 4 से 5 ही कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आप लोगों ने कई बार सोचा होगा कि यार एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, बनाया है, तो इतना बार बार न्यूज़ में क्या। देखो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जब इंडिया ने रफेल खरीदा है अभी हाल ही में, रफेल को हम लोग जब यहाँ पे लेके आए, अब आपसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का मैं थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा चीज़ें बताता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो। देखो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के हमने पढ़ा था, चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो वो है वाटर, पहली चीज़। अब होता क्या मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो इंडिया की, ये इंडिया है कहीं पे और कहीं दूर हमारी किसी के साथ जंग शुरू हो गई, हाइपोथेटिकली हम लोग इसको मान के चलते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे अपनी जो आर्मी है उसे भेज पाएंगे, नहीं, क्योंकि बीच में आप लोगों ने देखा बहुत सारी चीज़ होती है। क्या वहाँ पे हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो जा सकते हैं, नहीं। रीज़न क्या है, देखो रफेल को फ्रांस से हम लोग इंडिया में लेके आए थे, लेकिन आप लोगों ने देखा बीच में रिफ्यूल करना पड़ा। ऊपर अभी हम लोगों ने पहला करंट अफेयर देखा जिसमें हमने देखा बोइंग को क्या किया जा रहा है, मार्च यानी कि मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम के तहत, कि बीच में ही फ्यूल भरना पड़ा। अब यहां से ऐसे आप जंग तो नहीं लड़ सकते। अब एयरक्राफ्ट कैरियर क्या करता है, अब जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर क्या करेगा, यहां से लेके जाएगा और वहां पे आपको जहां पे भी जंग होगी वहां पे लाके रोक देगा, वहां से आपके जहाज जाएंगे, उसको पूरा बर्बाद करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे INS विक्रांत, क्योंकि ये हमारे पास आ गया है। और ये बहुत एक सारी जो बेसिक चीजें हैं ना, जो दूर की जंग होती है ना, वो कभी आर्मी और एयरफोर्स नहीं लड़ पाती। हाँ नो डाउट, अब जैसे ये कैरियर्स हैं, ये जाके वहां पे छोड़ देंगे, रख देंगे, भेज देंगे, तो वो अंदर जाके अपना काम कर देंगे, लेकिन यहां से वहां तक लेके जाने में भी ये चीजें काम आती है। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो किसने बनाया है, ये बनाया गया है कदम जो है, ये बनाया गया है IIT मद्रास के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे CRPF का 57 डे, जिसे हम लोग शौर्य दिवस भी कहते हैं, ये हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है, या इस साल कब ऑब्जर्व किया गया, तो ये किया गया है 9 अप्रैल 2022 को। तो ये 1965 में जो बैटल हुई थी सरदार पोस्ट इन रन ऑफ कच्छ अगेंस्ट पाकिस्तान, उस
डे को यहाँ पे ये अगर हम बात करें ये किया जाता है। अब देखो जितने भी ब्रेव मैन है ना सीआरपीएफ के, हर साल उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए मनाया जाता है, पहली चीज। अब दो चीजें यहाँ पे सीआरपीएफ के लिए भी आपको बतानी चाहिए। देखो जैसे सीआरपीएफ है, ये काम करती है किसमें, ये काम करती है यूनियन ऑफ इंडिया फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, यानी कि हमारे गृह मंत्रालय के अंडर। अब आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, होम अफेयर्स का काम क्या होता है। होम अफेयर्स का काम होता है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। तो अंदर अगर आप लोगों में बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो आप लोगों ने देखा होगा, रॉ देखा होगा, सीआरपीएफ देखा होगा, ये सब किसके अंडर काम करते हैं, ये सब होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। और होम मिनिस्ट्री के इस समय मिनिस्टर कौन है, वो है अमित शाह। अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, कहाँ से इलेक्शन जीत के आए हैं, तो ये जीत के आए हैं गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ पे है, गांधीनगर है गुजरात में। एक और चीज आपको बता दूं, अमित शाह इस समय हमारे मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं। कोऑपरेशन अगर बोलूं तो लेटेस्ट एडेड मिनिस्ट्री है हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं लेटेस्ट एडेड है। और गुजरात की बात करूं, गुजरात में एक साइट है धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा यूनेस्को की हेरिटेज साइट में ऐड हुई है। और इंडिया में टोटल 40 है, 40th ये है, 39th आपकी रामप्पा टेम्पल थी। पिछले साल तक हमारे पास 38 ही थी, 2 और ऐड हुई है। इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 और ऐड हो। अब जम्मू में जो हमारे जम्मू कश्मीर में मुगल गार्डन्स है, उन्हें काम किया जा रहा है कि पूरा रेनोवेट किया जा रहा है जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के द्वारा, ताकि ये भी यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में ऐड हो जाए। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आज से 3-4 साल पहले क्या हुआ था, जो रिवर्स थी, जैसे रिवर नाइल हो गई, गंगा रिवर हो गई, इनको एज अ लिविंग एंटिटी अगर हम बात करें, वो रखा गया था ताकि इनके भी राइट्स हैं, ये हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहली कंट्री कौन सी बनी है जिसने, वर्ल्ड की पहली कौन सी बनी है जिसने लीगल राइट दे दिए हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को। यानी कि अब जैसे आपके हमारे पास राइट्स है, हम लोग अपने केस पे लड़ सकते हैं, जैसे हम लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसे हम लोगों के पास सारी चीज़ें हैं कि हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग बाहर घूम सकते हैं। वैसे तो चलो यहाँ पे नहीं है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, लेकिन अब ये है कि अब एनिमल राइट्स हैं इनके पास लीगल राइट्स हैं। अब अगर आप इनको तंग करेंगे तो आप पे केस हो सकता है। तो ये किसने किया है, ये किया गया है एक्वाडोर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि पहली कंट्री बनी है। अब पेपर में ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, पेपर में पूछा जाए एक्वाडोर की कैपिटल क्या है। एक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया है इसको, पहली कंट्री बनी है जो अब राइट्स देगी यहाँ पे किसको, एनिमल्स को, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में सरस्वती सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है हिंदी पोइट्री की जो एक कलेक्शन है इनकी, मैं तो यहाँ हूं। तो ये किसे दिया गया है सरस्वती सम्मान, तो ये सरस्वती सम्मान दिया गया है रामादर्श मिश्रा जी को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान। ये आपके अवार्ड सेक्शन जो है ना पेपर में पूछी जाती है, उसमें से पूछा जा सकता है। अब सरस्वती सम्मान देता कौन है आपसे पूछा जाए, तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। के बिरला फाउंडेशन जो है वो देती है इस अवार्ड को। हर साल एनुअली ये प्रेजेंट किया जाता है। और अगर मैं रामादर्श मिश्रा जी की बात करूं तो ये यूपी से बिलोंग करते हैं और काफ़ी एक प्रोफेसर भी रह चुके हैं हिंदी के यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, और काफ़ी एक अच्छे लेखक भी है। नेक्स्ट पे बात करेंगे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी हाल ही में चीफ कोऑर्डिनेटर कौन होंगे, G20 समिट जो होगी 2022 की इंडिया की तरफ, यहाँ पे 2023 है, इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जो अभी हाल ही में G20 समिट 2023 की होगी, इसे कौन करेगा, इसे किसे किया गया है, चीफ कोऑर्डिनेटर। तो देखो जो इस समय हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला जी, इन्हें किया गया है यहाँ पे एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर। पहली चीज तो आपको ये बता दूं, लेकिन अभी थोड़े टाइम में जो है ये हट जाएंगे यहाँ से। इनकी जो अगर मैं बात करूं, अगर आपसे मान लीजिए पेपर में पूछा जाएगा इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, अभी इस महीने तो आपका कोई पेपर है नहीं, अगले महीने से ये होंगे नहीं, तो आपको ये भी बता दूं, तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा जी। आज की डेट में जब प्रेजेंटली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25 अप्रैल को
और ये 26 अप्रैल को। तो इस समय कौन है, वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। लेकिन 30 अप्रैल को इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। इनकी जगह कौन होंगे, ये स्टेप डाउन कर जाएंगे एज अ फॉरेन सेक्रेटरी। इनकी जगह कौन बनेंगे, वो होंगे विनय मोहन क्वात्रा, जो इस समय नेपाल में हमारे क्या है, एम्बेसडर है। तो ये चीज़ें याद रखना। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बता दूं, इंडिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023। और G20 लीडर समिट जो होगी वो आपकी होगी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। तो इंडिया यहाँ पे करेगा। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी याद रख लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आने वाले करंट अफेयर्स में मैं क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गैफॉन 303, ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है किसके द्वारा। तो ये देखो, ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। और ये आपका साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बनते हैं कि पेपर में पूछा जाएगा गैफॉन 3 किसकी है, तो ये चाइना की है। नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरीके से है। पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने कहाँ पे क्या जीता, पेपर में पूछा जाएगा कि ये स्पोर्ट्स पर्सन किस फील्ड से रिलेटेड है। तो देखो, इंडिया ने 2 मेडल जीते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, दोनों के क्या है, दोनों है गोल्ड मेडल। और जीता किसमें है, वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में, जो कहां पे हुई है, ग्लासगो यूके में। अब या तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप हुई कहां पे है, तो ग्लासगो यूके में ये भी हाल ही में हुई है। अब मेडल किसने जीता है यहाँ पे, आपसे ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, 2 मेडल जीते हैं, एक तो जीता है वुमेन डबल्स में और एक जीता गया है मिक्स डबल में। अब वुमेन डबल में किसने जीता है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, वुमेन डबल में जीता है यहाँ पे दीपिका पल्लिकल ने। किसके साथ मिलके इन्होंने जीता है, जोशना चिनप्पा के साथ, अगर मैं वुमेन की बात करूं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है पहला गोल्ड मेडल जीता है मिक्स डबल्स में सौरव घोषाल के साथ, किसने, तो वो जीता गया है दीपिका पल्लिकल ने। दीपिका पल्लिकल ने दोनों मेडल जीते हैं, इसलिए ज़्यादा चांसेस इनके बनते हैं। पूछा जाएगा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखना ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। और इंडिया क्या बना है, इंडिया पहला ऐसा एशिया का बना है टू विन वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल। मतलब पहला है एशिया में, यानी कि आज से पहले चाइना ने भी किसी ने भी नहीं ये जीता। इंडिया पहला ऐसा बना है एशिया में जिसने वर्ल्ड डबल चैंपियनशिप जीती है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी हाईलाइट आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि न्यूज़ में होते हुए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेशनल सेफ मदरहुड डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है किस डेट को, तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 11 अप्रैल को। ठीक है, हर साल 11 अप्रैल के दिन ये किया जाता है। इसी दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी भी होती है किसकी, कस्तूरबा गांधी जी की, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की वाइफ थी, महात्मा गांधी की वाइफ थी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी होती है। तो ये आपको पहली चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट के ऊपर हम बात करें, एक वेटरन बंगाली राइटर हैं जिनका नाम है अमर मित्रा। ठीक है, इन्हें मिला है ओ हेनरी प्राइज फॉर शॉर्ट फिक्शन 2022। अब किस चीज़ के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला, आपको पूछा जाएगा कि ये जो अवार्ड इन्हें मिला है ये किस चीज़ के लिए मिला है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, ये जो इनको मिला है अवार्ड, ये 1990 में इन्होंने लिखी थी। क्या है नाम उसका, द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। ठीक है, तो ये मिला है ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर है, 1990 में लिखी गई थी। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, तो इन्हें मिला है। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था, लेकिन जो मेन चीज़ है यहाँ पे जो आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि देखो ये काफ़ी एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो ये मिला है यहाँ पे अमर मित्रा को। तो बस आपको इतना याद रखना है, बंगाली में लिखते हैं ये। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि अमर मित्रा किस फील्ड से रिलेटेड है, ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। 30 अप्रैल 2022 में हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो हट जाएंगे। इनकी जगह फॉरेन सेक्रेटरी कौन बनेगा इंडिया का, तो वो बनाए जाएंगे विनय मोहन क्वात्रा जी। तो ये चीज़ भी याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट पे बात करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है मैं आपको 2 बताऊंगा। अभी हाल ही में, पहले तो आप लोग ये दे सकते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ नाग मिसाइल का। नाग मिसाइल कौन सी है, नाग मिसाइल है हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। पेपर में ये पूछी जा चुकी है पहले भी नेशनल लेवल पे। अब इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है कहाँ पे, पोखराम में, राजस्थान में। बट अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपको ये समझना होगा। ठीक है, आपको पहली चीज जो समझनी है वो क्या है, वो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन क्या है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो पोखरान से लॉन्च की गई है, इसका नाम क्या था, इसका नाम है हेलिना।
अब हेलिना क्या है, अब आपको ये समझना होगा। जो हमारी हेलीकॉप्टर बेस्ड, ठीक है, हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल है ना, उसे हम कहते हैं हेलिना। पहली चीज यहाँ पे है बेसिकली नाग मिसाइल ही है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर बेस्ड होती है उसमें जो HE आप लोग देख रहे हैं ये हेलीकॉप्टर का आता है, ठीक है। हेलिना जो है ये लॉन्च की गई है अभी हाल ही में। अब दूसरी चीज़ क्या है आपको ये समझना होगा, ये एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है। हाई एल्टीट्यूड रेंजेस जो थी पोखरान राजस्थान की, वहाँ से इसे किया गया है। अब ये जो हेलिना नाम है ये क्या है, तो देखो हेलिना जो है ना ये आर्मी वर्जन है। अब यहाँ पे ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। अब आप लोग बोलेंगे आर्मी वर्जन क्या हो गया यहाँ पे। अब एक तो नाग मिसाइल आ गई हमारी जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया तो चलो हेलिना हो गया इसका नाम। अब ये आर्मी वर्जन क्या है पहले मैं आपको बता दूं। देखो जो हेलिना है ये हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन है, 3rd जनरेशन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे हम नाग मिसाइल सिस्टम कहते हैं उसका। अब अगर आपसे पूछा जाए तो ये आर्मी वर्जन है, तो ऐसे तो फिर कोई एयरफोर्स वर्जन भी होगा, तो वो बिल्कुल है एयरफोर्स वर्जन में। इसका नाम क्या है, तो एयरफोर्स वर्जन में जो हेलिना को नहीं, जो नाग मिसाइल है उसे हेलिना नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है यहाँ पे ध्रुव अस्त्र। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग यहाँ पे याद रखना। पहली चीज़, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो किस नाम से जानी जाती है, नाग इसे एक कहा जाता है। जो आर्मी वर्जन है जो न्यूज़ में था जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है उसका नाम क्या था, हेलिना। और अगर एयरफोर्स वाला भी है एक जिसका नाम है ध्रुवस्त्र, जो न्यूज़ में था उसका नाम है हेलिना। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट यूटी ने अभी हाल ही में अफसर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी कनेक्ट करने की एस्पायरिंग यूथ विद इंडस्ट्री। अब होगा क्या, यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो जैसे जम्मू कश्मीर में कोई भी अगर एग्जाम आता है या कोई भी रिक्रूटमेंट होती है तो हमें JKSSB की, JKPSC की साइट्स पे मिल जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में वर्कर्स की ज़रूरत है या कोई हमें इस तरीके की चीज़ चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी, तो वो मिलेगी अफसर पोर्टल पे। कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज़ इनिशिएटिव, यहाँ पे इसे जो एक मिशन यूथ का चलाया जा रहा है, कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज़ इनिशिएटिव, ये मिशन यूथ के तहत चलाया जा रहा है। इसके तहत अब एक अफसर पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इसमें होगा क्या, इसमें प्री प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल होंगी JND के यूथ के लिए। तो आंसर तो इसका आ गया जम्मू एंड कश्मीर। साथ ही साथ आपको बता दूं एक और चीज़ इस पर्टिकुलर इवेंट में जो थी वो सामने थी। मैंने आपको थोड़े दिन पहले एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे पढ़ाया है। रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है और जो मेगा इंजीनियरिंग है, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है यहाँ पे 850 मेगावाट का रेटले हाइड्रो पावर प्लांट को लेके। तो ये चीज़ याद रखना। अब रेटले है कहाँ पे ये पूछा जा सकता है, ये चिनाब रिवर पे है, किस जगह पे है, किश्तवाड़ में है। रिसेंटली नया सबसे लेटेस्ट अगर पूछा जाए तो यही है। तो ये चीज़ें याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन से बने हैं, 23rd प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें, देखो 5 साल का अगर टेन्योर मान के चलें, 5 साल में ये भी हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। अगर 23 PM चेंज हो चुके हैं, 5315 115 साल के PM ये पहले ही चेंज कर चुके हैं। तो कौन बने हैं इस समय पाकिस्तान के PM ने, तो इनका नाम है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। तो ये भी आप लोग पहली चीज़ याद रखना। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे इमरान खान। उनकी पार्टी अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार गई वापस से, तो यहाँ पे ये नए बने हैं। तो चलो इनका तो ये चलता रहेगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी सिटी ऐसी है जो होस्ट करेगी 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को। देखो 2020 में एक हुए थे हमारे टोक्यो ओलंपिक्स। बेशक इवेंट 2021 में हुआ था, नाम इसका 2020 ही होगा। 2024 में, 2028 में, 2032 में ये कहाँ कहाँ पे होंगे ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। 2024 होगा पेरिस, ये होगा आपका लॉस एंजलिस। 2032 में होगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। वैसे ही कॉमनवेल्थ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है कि 2022 का कहाँ पे खेला जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के कहाँ पे होंगे। पेपर में ज़रूरी नहीं है 2026 पूछा जाए। 8 अगस्त से शुरू हो जाएगा। कहाँ पे, ये होगा आपका बर्मिंघम में, ठीक है, बर्मिंघम में होगा ये।
इसका मोटो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो अभी रिसेंटली वाला है उसका, ये सब चीज़ें अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी, तो इसका नाम मोटो क्या है, गेम्स फॉर एवरीवन। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, जो 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स है ये कहाँ पे खेला जाएगा, तो 2026 का कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका विक्टोरिया स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यानी कि 2032 और 26 जो होंगे, तो अगर ओलंपिक्स भी आपके 32 के ऑस्ट्रेलिया में है और ये भी आपका यहाँ पे, लेकिन ये ब्रिस्बेन में होंगे। ठीक है, ओलंपिक्स। अब यहाँ पे क्या है, देखो इस बार जो आपका इवेंट होगा ना, इसमें विक्टोरिया वाला जो होगा, इसमें 16 स्पोर्ट्स होंगे, जिसमें कि आपका एक्वेटिक, साइकिलिंग और T20 क्रिकेट भी ऐड किया जाएगा। अब कॉमनवेल्थ गेम्स अगर आपसे पूछा जाए कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स क्या हुई, तो जो ब्रिटिश एम्पायर था, इसमें टोटल 72 नेशंस थे, और ये भी कहा जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर में सूरज जो है वो कभी नहीं डूबता। क्यों नहीं डूबता था, क्योंकि इन्होंने इतनी जगह पे कब्जा किया हुआ था, जिसमें इंडिया भी आता है। जो ब्रिटिश एम्पायर था, इसमें होता क्या है, आप लोगों ने नाम सुना होगा यूनाइटेड किंगडम, तो इसमें 4 आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का इंग्लैंड ही यूनाइटेड किंगडम है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, ये सब इसी का पार्ट है। अब ये सब एक अलग अलग टीम्स हैं, बट जो ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर था वो यहाँ पे, ये सारा मिलके जो उसके अंडर आते हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं। नेक्स्ट ये बात करूँ, अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम लोगों ने F1 रेसेस देखी हैं, सबसे ज़्यादा F1 रेसेस किसने जीती हैं आज तक के इतिहास में, वो जीती है लुइस हैमिल्टन ने। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है जिसमें लुइस हैमिल्टन नहीं जीतते, ये चीज़ याद रखना। आमतौर पे अब आपको अगर F1 रेसिस को याद रखना है ना कि किसने कौन सी जीती है, आप बस वो याद रख लेना जिसमें लुइस हैमिल्टन हारे हैं। मैक्सिमम ये जीतते हैं, इसमें ये हारे हैं, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जो है ये किसने जीता है, ये जीता है चार्ल्स ने। चार्ल्स किस के ड्राइवर हैं, अब ये भी पूछा जा सकता है, तो ये ड्राइवर हैं यहाँ पे फरारी के। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आपसे पूछी जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन आज का, सियाचिन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, 38th एडिशन है यहाँ पे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ये किया जाता है 13 अप्रैल के दिन। अब इस दिन हुआ क्या था, इंडिया जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऑन दिस डे इन 1984 द इंडियन आर्मी सिक्योर्ड बियान बिलाफॉन्ड ला एंड अदर पासिस दस लॉन्चिंग ऑपरेशन मेघदूत। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है, 13 अप्रैल के दिन ऑपरेशन मेघदूत। अब हुआ क्या था, ये कोड नेम था इंडियन आर्म फोर्सेस का, जिसके तहत इन्होंने सीज कंट्रोल लीक किया था सियाचिन ग्लेशियर को, कश्मीर और प्री वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर्स को। अगर हम बात करें तो ये आप लोगों को बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं याद रखना। यहाँ पे कश्मीर को कब्जा करने का जो एक पाकिस्तान फोर्सेस की तरफ से कोशिश की गई थी, जिसको यहाँ पे इंडियन आर्मी ने नस्तनाबूद कर दिया था। तो ठीक है, और इंडिया आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं, इंडियन आर्मी इकलौती ऐसी कंट्री है कि दुनिया की एक ऐसी आर्मी है जिन्होंने इस एल्टीट्यूड पे, जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, इस एल्टीट्यूड पे अपने टैंक्स तक यहाँ पे पहुंचाए हुए हैं, और हैवी ऑर्डिनेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक और चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे एक आपकी कुमार पोस्ट है जिसको ओपन कर दिया गया है टूरिस्ट के लिए, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। और एक और चीज़ बताऊं अगर मैं आपसे, तो कौन से ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे और सुप्रीम कमांडर थे आर्म फोर्सेस के जिन्होंने विजिट किया था द ट्रूप्स डिप्लॉयड इन ऑपरेशन मेघदूत, तो वो थे हमारे APJ अब्दुल कलाम। इनके बारे में अब हम क्या ही बात करें, तो ये तो चलो मैंने पूरा डेडिकेटेड लेक्चर इन पे बनाया है, आप लोग ज़रूर वो देखना। आप लोगों को लाइफ में इतनी चीज़ें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, जो आप लोगों ने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो चलो आज के लिए हमारा यहाँ पे लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अपने एंड पे हम लोगों ने पूरी कोशिश की है आपको सेकेंड वीक के प्रोवाइड करने की। बहुत जल्द मैं आपको थर्ड वीक के लेक्चर में भी सारे करंट अफेयर्स दे दूंगा, ताकि आप लोगों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिल जाए। आज के लिए सिर्फ इतने रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। और ये टेस्ट अगर आप लोग देना चाहते हैं, आप लोगों को SSS ऐप पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, या फिर इस ऐप को डाउनलोड करिए, हो सके तो 5 स्टार हमें रेटिंग भी दे देना अगर आपको ऐप में चीज़ें एक कंप्रिहेंसिव वे में मिल जाती है। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।